जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर नगीन संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और उसमें भी हम रीतिकाल के तहत प्रीवियस के लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी हमने करवाया और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी हमने करवा दिया है। और यहाँ पे हम मूल टेक्स्ट देख रहे हैं। हालांकि देखिए, मूल टेक्स्ट के इतर जितने भी फैक्ट में कराए लगभग वही सेम टॉपिक यहाँ पे है। बस यहाँ पे उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है और हमारी समझ को विकसित करने के लिए हमें मूल टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हमने देखा था फैक्ट के तहत कि सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक, यानी रीति निरूपण में भी दो धाराएं हमने देखी थी रीति निरूपण के आधार पे। एक जो है सर्वांग निरूपक करके था, एक विशिष्टांग निरूपक। तो ये रीति कवियों के वर्ग थे जिनमें हमें समझना होगा कि सर्वांग का क्या मतलब होता है, विशिष्टांग का क्या मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पे जो दिया था कि सर्वांग निरूपक, तो इसका ये मतलब नाम से ही लग रहा है सर्व अंग निरूपक, अर्थात जिसमें काव्य के समस्त अंग के तहत क्या आता है, काव्य का लक्षण है, काव्य का हेतु है, काव्य प्रयोजन है, काव्य के भेद हैं, काव्य की आत्मा, अगर आप रस को मानो या ध्वनि को मानो या रीति संप्रदाय में रीति को माना गया या अलंकार को, जो भी शब्द शक्ति, गुणदोष, रीति, अलंकार और छंद जितने भी चीजें हैं उनका अपने ग्रंथों में विवेचन किया जाना, यानी काव्य के समस्त अंगों का किसी भी रचनाकार के द्वारा अपने ग्रंथों में विवेचन किया जाना उसे सर्वांग निरूपक आचार्य की श्रेणी या कवि में ला देता है, जिनमें यहाँ पे नाम उल्लेखित किया गया है। जैसे आपने चिंतामणि का नाम सुना होगा, कुलपति हैं, सूरति मिश्र हैं, श्रीपति हैं, देव हैं, दास हैं, चंद्रराज हैं। ये ऐसे कवि हैं, आचार्य हैं जिनको सर्वांग रीति कवियों के तहत रखा जाता है। इन्होंने क्या किया, एक अथवा अनेक ग्रंथों के अपने अंदर जो भी लिखा भी है उसमें सभी अंग, जितने भी अंग हमने बात की, उन सबका विवेचन किया है। और जब हम बात करें कि दूसरा धड़ा जिसको विशिष्टांग कहते हैं, तो नाम से ही लग रहा है किसी विशिष्ट अंग का विवेचन। अब विशिष्ट अंग के विवेचन में चाहे वरस का हो, चाहे अलंकार का हो या छंद, लेकिन किसी भी में से एक या दो या तीनों का निरूपण। लेकिन काव्य के सभी अंगों का विवेचन जो है वो सर्वांग में हुआ होता है, विशिष्ट अंग में नहीं होता। और इनमें रस निरूपण करने वालों के भी तीन वर्ग किए गए हैं। जैसे एक है समस्त रसों के निरूपक, दूसरे श्रृंगार रस निरूपक, श्रृंगार रस के आलंबन नायक नायिकाओं के भेदों भेद के निरूपक। समस्त रसों का निरूपण करने वालों में देखिए यहाँ पे दिया है कि जो समस्त रस हैं, अगर रस को केंद्र में रखे कि उनका निरूपण किसने किया है, तो समस्त रसों का निरूपण करने वालों में है तोष, याकूब खां, राम सिंह। समस्त रसों का निरूपण करने वालों में तोष, याकूब खां, राम सिंह, सेवादास, बेनी प्रवीण, पद्माकर। और समस्त रसों को छोड़ दे तो श्रृंगार रस का निरूपण करने वालों में है मतिराम, उदयनाथ, कवींद्र, चंद्रदास, यशवंत सिंह, कृष्ण कवि आदि। और नायक नायिका भेद विवेचकों में है कालिदास, यशोदानंदन, गिरधर दास। अलंकार निरूपक आचार्यों में कौन है, जो अलंकार को केंद्र में रख के वर्ड मतलब कि अपने काफी का विवेचन करते हैं, उनमें है मतिराम, भूषण, गोप, दलपति राय, रघुनाथ, गोविंद, दूल्हा, बैरिशाल, सेवादास, पद्माकर। इनके अलावा जो छंद को आधार बना के करते हैं उसमें है मतिराम, सुखदेव, मिश्र, माखन, जयकृष्ण, भुजंग, दास, दशरथ, नंदकिशोर, राम सहाय। यदि इन तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप में ले तो इन कवियों के मुख्यतः ये चार वर्ग निकल के आते हैं। एक तो सर्वांग निरूपक, एक रस को केंद्र में रखे हैं तो रस निरूपक, एक है अलंकार निरूपक, एक है छंद निरूपक। और अच्छी बात यह है कि इन्हीं का जिस तरीके से यहाँ पे विभाजन क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हमने फैक्ट वाले वीडियो करवाए हैं उस गाइड में आपको जो सर्वांग में है, जो विशिष्टांग में, उनके नाम अलग से निकाल के रखे गए हैं। और बाकी अगर आपके पास मूल टेक्स्ट है डॉक्टर नगीन का, तो इस तरीके से आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ हाईलाइट नहीं किया लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपने ये समझा कि ठीक है, आचारत्व या कवित्व अलग अलग रूप में कौन है। अब जैसे सर्वांग निरूपक के बारे में और भी डिटेल में बताया है कि जो सर्वांग में आते हैं, इनमें जो कवि आते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो ये मतलब कि चिंतन का अपना आधार है वो गंभीर चिंतन है, मौलिक उद्भावना प्रवृत्ति और आलोचक के लिए अपेक्षित आत्मविश्वास और साहस, सुबोध, निरूपण शैली, सहृदयता, बहुत सारी विशेषताएं आपको इस समय के कवियों में मिलेगा, जो सर्वांग निरूपक वाले कवि को जो है ऊंचे स्थान पे लाके खड़ा कर देता है।
इनके दृष्टिकोण अपने-अपने स्पष्ट दृष्टिकोण हैं। रस ध्वनि को ही इन्होंने काव्य के जो रूप में स्वीकार किया, शेष संप्रदायों में से किसी को भी ये प्रतिष्ठा नहीं मिल पाया। ये सही है कि इसके मूल में मम्मट और विश्वनाथ का व्यापक प्रभाव कुछ ज़्यादा सक्रिय रहा, किसमें? सर्वांग में। किंतु ये कहना इनके प्रति अन्याय होगा कि इतर संप्रदायों की स्थापना का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। ऐसे हैं जिन्होंने ध्वनि पूर्ववर्ती और ध्वनि उत्तरवर्ती संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों के अलावा हिंदी में केशव आदि के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर उनकी मान्यताओं पर विचार करते हुए अपना मत बिना किसी संकोच के व्यक्त किया है। परंतु इतना होते हुए भी ये लोग काव्यशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं कर पाए। छंद के क्षेत्र को छोड़ जो कुछ भी उद्भावनाएं इन्होंने नायिका भेद, रस, शब्द शक्ति, गुण दोष आदि के विषय में की है, वे या तो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं या नितांत अशास्त्रीय होकर इनकी भ्रांति के परिचायक हो गया है। इसके विपरीत इन्होंने जो उदाहरण दिए वे वास्तव में लक्षणों के अनुरूप या एवं स्वच्छ तो है ही, साथ में इतने कवित्वपूर्ण भी हैं कि सामान्य पाठक की दृष्टि विवेचन संबंधी उक्त दोषों की ओर नहीं जा पाती। विषय के अनुरूप सरस भाषा में इन्होंने श्रृंगार, राज, प्रशस्ति अथवा भक्ति और नीति परक बिंब जिस प्रकार से इन लोगों ने कवित्व, सवैया और दोहा जैसे विषय अनुकूल छंदों में रचित मुक्तकों में व्यक्त किया, उनको देखकर इनकी साहृदयता पर किसी प्रकार का आप संदेह नहीं कर सकते। ये बात दूसरी है कि देवदास, सोमनाथ, ग्वाल जैसे कतिपय कवियों को छोड़ इन सबके कवित्व का स्तर ऐसा नहीं है कि इन्हें एकदम आप प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा कर दें। हाँ, फिर भी स्वच्छ लक्षण और तद अनुरूप उदाहरण एवं गद्य में इनकी व्याख्या और वृत्ति आपको देखने को मिलेगा। चिंतामणि, रीतिकालीन आचार्यों में चिंतामणि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक जनश्रुति के आधार पर लोग अब तक इन्हें तिकवापुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र तथा मतिराम भूषण और जटाशंकर कवियों के सहोदर के रूप में, उनके भाई के रूप में मानते आ रहे हैं। चिंतामणि इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि शुक्ल जी भी इनको मानते हैं कि इन्होंने परंपरा को आगे लेकर चला, तो सबसे पहले तो इनको याद करते हैं। और ये तिकवापुर निवासी के साथ ये तीनों लोगों के भाई हैं, सहोदर हैं, इनके रूप में भी माना जाता है। और अब तो ये भी पता चला है कि ये यूपी के जिला फतेहपुर में स्थित कोंडा जहानाबाद के रहने वाले थे और राजा हमीर के कहने से ये भूषण और जो मतीराम है इनके साथ तिकवापुर में आ गए थे। ये साजी भोसला और शाहजहां और दारा सिखों के आश्रय में रहे, एक नहीं तीन लोग के यहाँ। और जन्म भी वही 1600 के आसपास बताया जाता है। मृतकाल भी 1670, 80, 85 के आसपास बताया जाता है। और इनके द्वारा जो रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं कि चिंतामणि ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, उसमें माना जाता है कि रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलकल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण, ये रचनाएं बताई जाती है कि कुल इन्होंने 9 ग्रंथ रचे हैं। इनमें आज प्रथम 5 ही मिलता है। पहला का 5 कौन कौन सा? रसविलास, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी, कविकुल्प, यही मिलता है। और उसमें भी आप देखिए कि चिंतामणि का जो रसविलास है वो रस विवेचन का ग्रंथ है। और रस विवेचन की जो रसविलास ग्रंथ है इनका, उसमें भी आप प्रभाव देखेंगे तो भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगड़ी के अलावा धनंजय की जो रचना है 10 रूपक तथा विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है उसी का आश्रय लिया गया है। और इसके बाद श्रृंगार मंजरी की बात करें तो श्रृंगार मंजरी के बारे में कहते हैं कि आंध्र के संत थे अकबर शाह, इनकी श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में ही अनुवाद है। और ये जो है नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। कवि कुल कल्पतरु में मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के प्रतापरुद्र यशोभूषण, धनंजय के 10 रूपक, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी तथा भानुदत्त की रस मंजरी, रस तरंगड़ी के आधार पर काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। छंद विचार पिंगल के तहत प्राकृत पैंगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है। चिंतामणि ने रीति निरूपण को अत्यंत गंभीरता एवं निष्ठा के साथ ग्रहण किया है। किसने? चिंतामणि ने जो रीति निरूपण है उनको अत्यंत गंभीरता एवं निष्ठा के साथ ग्रहण किया है। इनके विवेचन की विशेषता इस बात में नहीं थे कि लक्षण देने से पूर्व ये सभी आधार ग्रंथों में दिए गए लक्षणों को तोल कर देखते हैं और उनमें जो उन्हें ठीक जचता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। कौन? चिंतामणि। यदि आवश्यकता होती है तो उसमें फेरबदल भी कर लेते, किंतु इतनी व्यापक दृष्टि होते हुए भी इस दिशा में ये कोई मौलिक योगदान नहीं कर पाए। समांतर लक्षण संस्कृत ग्रंथ के लक्षण के ब्रजभाषा में अनुवाद ही करे, मतलब कह सकते हैं ना कि जो मौलिक एक लेखन होता है वो कार्य नहीं कर पाए। और एक चीज और भी है इनके बारे में कि आचार्यत्व की दृष्टि से ही नहीं, कवित्व की दृष्टि से भी इनका
स्थान जो है अत्यंत उच्च स्थान है। सिद्धांत रसवादी होने के कारण इनकी कविता में आपको श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, भक्ति ये सभी देखने को मिलेगा, किंतु उस संबंध में ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी कविता में भाव के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर आपको सीधी साधी शब्दावली में सच्ची अनुभूति मिल जाएगी। और भाषा शैली भी परिष्कृत कह सकते हैं, और पूर्वी प्रदेश के निवासी होने के नाते ब्रज भाषा का अच्छा प्रयोग इन्होंने किया। वास्तव में केशव के बाद संभवतः ये पहले ही कवि है जिन्होंने भाषा का नियमानुसार व्यवहार किया। पदावली में भी जो इनकी रचना उसमें भी लालित वर्णन देखने को मिलता है। बाकी रसवादी थे ही तो इन्होंने अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग किया है। छंद योजना भी सुंदर था। कविता और सवैया का प्रयोग इन्होंने बहुत किया है। और इनमें बात की जो कवि हैं इनके समान यद्यपि स्वर और लय की अधिक संगति नहीं है, लेकिन जो इनके पहले जो रहे हैं अनगढ़पन भी वो देखने को नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल भी दिया है गया है इनका, जैसे अवलोकनी में पलके न लगे, पलको अवलोकी भी न ललके, पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और स्वभाव लगे न लगे, तीको बिहसाई बिलोकन में मन आनंद आखी न्यो झलके, रसवंत कवि तन को रस जो अक्सन के ऊपर हवे छलके। तो ये पंक्तियों से आप जो है चिंतामणि का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे कुलपति मिश्र हैं, तो कुलपति मिश्र के बारे में जो चिंतामणि की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने वाले दूसरे में कुलपति मिश्र आते हैं। और ये इनके बारे में कहते हैं कि आगरा निवासी माथुर चौबे परशुराम के पुत्र थे, और जयपुर के कुर्मवंशी महाराज जो जयसिंह थे उनके पुत्र महाराजा राम सिंह थे, वहीं पे रहते थे उन्हीं के आश्रय में। और सबसे बड़ी बात कुलपति के बारे में ये कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध कवि बिहारी इनके मामा थे कुलपति के। और कविता काल भी इनका वही 1660 से लगभग 1800 के बीच बताया जाता है। और कुलपति का जो रस रहस्य रचना है, संग्राम सार है, दुर्गा भक्त चंद्रिका है, मुक्त तरंगड़ी है, नक्सिक है, ये 5 ग्रंथ आप कुलपति का ध्यान रखेंगे। रस का रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगड़ी तथा नक्सिक। किंतु आज इनमें आपको पहले 3 ही मिलता है। रस रहस्य मिलता है कुलपति का, संग्राम मिलता है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। और इनमें भी जो संग्राम सार है वो महाभारत के द्रोण पर्व का, तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद देखने को मिलता है। रस रहस्य जो है ये 1670 में, हाँ रस रहस्य जो है ये 1670 में मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचा गया है। काव्यांग विवेचन संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाम क्या है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में आपको कुल मिला के 8 वृत्तांत देखने को मिलेगा, जिनमें क्रमशः काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, यानी रसिक प्रिया में कुल मिला के आपको 8 वृत्तांत देखने को मिल जाएगा। उसमें लक्षण, प्रयोजन, हेतु, काव्य, काव्यभेद, सप्तशती, ध्वनि है, गुणीभूत व्यंग है, गुण, दोष, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इस प्रकार नायक नायिका, भेद और छंद के अलावा इन्होंने सभी काव्य अंगों का विवेचन किया। इनमें अलंकारों के विवेचन में साहित्य दर्पण का, और ध्वनि के विवेचन में ध्वनि के विवेचन में भी जो है इन्होंने रस विवेचन में साहित्य दर्पण और रसिक प्रिया इनका आश्रय लिया है। शेष काव्यांगों का विवेचन ये काव्य प्रकाश के आधार पर किया। इनके अलावा इन्होंने संस्कृत यानी आचार्यों से भी यथासंभव ग्रहण किया है, जो भी चिंतन के आधार पर जो भी चीजें चाहिए थी। स्वतंत्र चिंतन के परिणाम से भी नवीन मत का आभास मिलता है। गंभीर चिंतन के समान जो है इनकी विवेचन शैली भी गंभीर है। ब्रज भाषा गद्य के द्वारा करते हैं व्याख्या, कहीं कहीं लक्षण और उदाहरण देके चीजों को स्पष्ट भी करते हैं। जहां तक इनकी कविता का प्रश्न है तो इनका काव्य साधारण कोटि का कहा जाएगा। देखिए ये किसके बारे में हम बात करें कि साधारण कोटि, ये सभी कुलपति मिश्र के बारे में कि काव्य इनका साधारण कोटि का है। और जो काव्य प्रकाश के आधार पर इन्होंने यद्यपि रस ध्वनि की स्थापना की, तथापि ये अपनी रचनाओं में इसका सम्यक निर्वाह नहीं कर पाए। ये ठीक है कि इनकी कविता नितांत नीरस भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। कल्पना, व्यापार जन्य रमणीक बिंबों के अभाव के कारण प्राविधिकता आ जाने से ये प्रथम श्रेणी के कवि के वर्ग से बाहर लगते हैं। वस्तुतः ये आचार्य कर्म में ये जितने सफल है, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे हैं। समझने वाली बात है। आचार्य कर्म में जितने सफल रहे हैं, कौन? कुलपति मिश्र। आचार्य कर्म में तो कहा जा रहा है कि ये सफल रहे हैं, लेकिन कवि कर्म में उतने ही ये असफल रहे हैं। ये आचार्य पहले और कवि बाद में है, ये भी बड़ी बात है कि आचार्य कुलपति मिश्र को कहा गया ये आचार्य कर्म में सफल भी रहे, ये आचार्य पहले और कवि बाद में है। और एग्जाम्पल के लिए रस रहस्य से ही इनकी पंक्तियां ली गई कुलपति की कि एक रूप ही अर्थ बहु जहां कहे कवि लोय, नयो रूप लखियो नहीं अनविकृत हो सोय। आगे है कि पंक्तियां, रूप की राशि भयो तो कहाँ रे कहो, रूप की राशि भय तो कहाँ रु कहो, भयो जो गुण सागर गयो, बंधु अनेक भयो तो कहाँ रु कहाँ, भयो जो अरिको उर दयो, हाथी तुरंग भयो तो कहाँ रु कहाँ, भयो जग दान सयो, लाखन साल जिए तो कहाँ रु कहाँ, भयो जो जगने निभायो। यहाँ वांछित अर्थ का इन दृष्टांत ने पोषण नहीं किया, इस कारण यहाँ पर यह कहना उचित है, हरि सो जग जो नाही ने निभयो।
इसके बाद देखिए कुमारमणि का जिक्र किया गया। कुमारमणि शास्त्री ये चिंतामणि कुलपति आदि की परंपरा के ध्वनि रसवादी आचार्य हैं। कौन? जो कुमारमणि है, ये कुमारमणि शास्त्री चिंतामणि कुलपति आदि की परंपरा के ध्वनि रसवादी आचार्य। इनका जन्म बताया गया है 1665 के आसपास। इनके दो ग्रंथ आपको मिलेंगे, एक रसिक रंजन, और रसिक रंजन आपको देखिए 1700 जो है 8 में रसिक रंजन, और एक रसिक राल करके है, तो ये है रसिक, हाँ 1719 के आसपास रसिक रसाल करके है। जो रसिक रंजन है वो संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह, और रसिक रसाल जो है उसमें क्रमशः काव्य लक्षण, प्रयोजन, सप्तशती, नायिका भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इन सबका विवेचन। ये ग्रंथ किन्हीं रामनरेश के आश्रम में लिखा गया। इनके रीति निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता ये कि स्पष्ट और सीधी है। इनका आधार यद्यपि काव्य प्रकाश है, तथापि ये सर्वत्र मम्मट का अंधानुकरण करते प्रतीत नहीं होते। और इनका आधार ये बताएगा। विश्वनाथ और पंडित राज के ग्रंथों का आश्रय लेने में भी इन्होंने संकोच नहीं किया। नायिका भेद विवेचन में अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी इनका आदर्श रहा है। इनके लक्षण और उदाहरण स्वच्छ और सुबोध होने के साथ इनके विवेचन की प्रौढ़ता का परिचायक रहे हैं। सीधी सरल भाषा में सीधे सरल विषयों को इन्होंने जिस कौशल के साथ प्रस्तुत किया, वो इन्हें इस युग के अच्छे कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर देता है। देव रीतिकालीन रीति काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुए, उनमें कवि देव विशेषता उल्लेखनीय है। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों में अपने विषयों में जो कुछ भी लिया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जन्म देव का कहाँ पे हुआ? जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश, वहाँ के घुसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1673 में। अपने जीवन काल में अनेक राजा, रईस और नवाबों के आश्रय में ये रहे थे देव। कुछ नाम दिए हैं जैसे आजम शाह, चरखापति राजा सीताराम के भतीजे, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, किसी स्थान के राजा अथवा सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती ढियोड़िया खेरा के राजा उद्दत सिंह, दिल्ली के रईस पोतीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। तो जीवन काल में देख रहे हैं आप, देव जो है, देव देखिए, देव तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीतिकाल में। तो रीति काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण उनमें ये इनका बहुत ऊंचा स्थान है। और ये कहा जाता है कि जन्म इनका यूपी इटावा में हुआ, घुसरिया ब्राह्मण परिवार में, 1673 बताया गया ना। अपने जीवन काल में सबसे बड़ी बात है कि पूछा जा सकता है ये कितने नवाबों के आश्रय में रहे। तो आजम शाह है, चरखापति सीताराम के भतीजे भवानी दात हैं, इनके अलावा फफूद रियासत के कुशल हैं, किसी स्थान के राजा सेठ भोगी लाल, इटावा के फफूद रियासत के कुशल सिंह हैं, उद्दोत सिंह है, दिल्ली के रईस पोतीराम है, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां हैं, ये सभी। और कवि द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? तो कवि द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आज ये कवि द्वारा रचित वैसे 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आज ये 15 ही उपलब्ध है। और 15 कौन कौन से? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, दृश्य विलास, प्रेम चंदिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, शुक सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देवमाया प्रपंच। इनमें प्रेम चंदिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन है। राग रत्नाकर, जो राग रत्नाकर रचना है, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की आसारता, ब्रह्मतत्व, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देवमाया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी, इनमें भाव विलास के तहत रस सामग्री और रसभेद, विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन, भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी और रस तरंगड़ी, भामा का काव्यालंकार, दंडी के काव्याधर तथा केसो की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया है। शब्द रसायन में इन्होंने काव्य स्वरूप, सप्तशक्ति, नायक नायिका भेद, इनके बारे में बताया है। इनके अलावा देखिए काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस तरंगड़ी के आधार पर इन्होंने रीति, गुण, वृत्ति, इन सबका विवेचन किया है। शेष ग्रंथों में नायक नायिका और श्रृंगार रस से संबंधित विवेचन है, जिसका मूल आधार भानुदत्त की रसमंजरी और केसो की रसिक प्रिया और रहीम का बरवे नायिका भेद आदि ग्रंथ है। शुक सागर तरंग इन विषयों से संबंधित कविता सवैयों का संग्रह है, तथा अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका की विविध विलासों का वर्णन है। इन ग्रंथों की रचना जो है 1689 के आसपास बता रहे हैं, फिर ऐसे ही करके 1700 तक का है। और ये कह देना असंगत नहीं होगा, इन सबकी सामग्री बहुत कुछ समान है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव के विवेचन में गुण और दोष दोनों ही स्पष्ट हैं। गुणों में लक्षण की सुबोधता, स्पष्टता, इन सबको देखते थे। इनके अलावा देखिए ये सभी आप ना, जो काव्य सास वाली सीरीज है उसमें हमने रीति सिद्धांत भी करा दिया वामन का। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि दधि धूत मधुपायस
तजीवायुषु चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन प्रिय वेश्या श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार इन्होंने जिस प्रकार से किया है वही इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इनके साथ ही भेदीकरण तथा मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति इनके विवेचन का दूसरा गुण कहा जा सकता है। तो देखिए गुण के बारे में जो है, देखिए रीति काव्य की आत्मा को रीति वामन ने कहा है और रीति की आत्मा को गुण कहा है। तो वामन सम्मत गुणों के आधार पर रीति के भेद, करुण, विभस, शांत, इन सभी का परिकल्पना इन्होंने किया है। जहां तक इनके विवेचन संबंधी दोषों का प्रश्न है, इनके लक्षणों और उदाहरणों में वो कहीं कहीं अस्पष्टता, भ्रांतिमान स्थिति में दिखता है। कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में जैसे इन्होंने रस विवेचन में एक स्थान पे श्रृंगार, वीर और शांत को मुख्य मान लिया और हास्य, भय, रौद्र और करुण, अद्भुत और विभस को आश्रित, और दूसरे स्थान पे श्रृंगार, रौद्र इनको मुख्य मान लिया और फिर हास्य, अद्भुत, करुण और भयानक को इनके आश्रित करने में जहाँ असामंजस्य दिखता है। ऐसे ही कुछ आपको अलंकारों में भी देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत कवित्व की दृष्टि अगर आप देव कवित्व को देखोगे कि कवित्व की दृष्टि कहाँ ठहरते हैं, तो कवित्व की दृष्टि इनकी रचनाएं कहीं अधिक आकर्षक एवं प्रभावी कही जा सकती है, क्योंकि इनका जो देव का काव्य है वो जीवन का राग पक्ष निखार के साथ आया, इसमें मनोयोग के साथ। और कल्पना की ऊंची उड़ान, जैसे कह रहे थे कि आपको आगे वाले कवि में नहीं मिलता, तो वो चीज कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग, वैभव और प्रसाधन इनके बिंब योजना में दिखता है। रूप है, भाव है, मिलन है, जबकि वही चिंतामणि में नहीं दिखता। प्रत्येक शब्द अपनी विषय अनुरूपता का परिचय देता है। इसमें संदेह नहीं कि इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा सदोष है। उनमें शब्दों को तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपी अव्यवस्था कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, किंतु ये दोष भी भाषा सौष्ठव और छंदों की लय के आग्रह के कारण हुए। एक छंद इनका दिया भी गया है कि देव में शीस बसायो स्नेह के भाल मृगम्बन विंद के भाक्यो, कंचुक में चुप रहो करीचुआ लगाए लियो उर्सो अभिलाख्यो। देखिए आपको हो सकता है ये थोड़ा सा समझ से ये सब चीजें वो लगे, लेकिन क्या है कि आपको समझ जो है विकसित करने के लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है सभी के बारे में। हालांकि हमने थोड़ा बहुत तो तथ्य में सभी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जैसे आप एक तुलनात्मक दृष्टि रखो। अब जैसे हम सोमनाथ को पढ़ रहे हैं तो उनकी खासियत तो मान लो आपको जो गाइड है उसमें निकाल के दे दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और भी चीजें, जैसे कल्पना की उड़ान क्या देव ने अपने यहाँ पे बिंब योजना में किया है, चिंतामणि ने नहीं किया तो क्यों नहीं, कौन गंभीर है कौन कम गंभीर है, कौन जो है काव्य के अंगों का अच्छा विवेचन किया, किसने कम किया है, ये तुलनात्मक दृष्टि किताब से आएगा। सोमनाथ सोमनाथ को कहते हैं सर्वांग निरूपक। सर्वांग कहते ही आपको सर्वांग का क्लियर हो जाएगा जिसमें काव्य के सभी अंगों का जिसने विवेचन किया, इसका मतलब सोमनाथ उसमें आते हैं। और कहते हैं जब इसमें आते हैं सोमनाथ अथवा शशिनाथ का स्थान भी कम नहीं है। तो शशिनाथ कौन हुआ? इनके अपने कथन के अनुसार ये है कि ये माथुर ब्राह्मण नीलकंठ के पुत्र और भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र महाराजा प्रताप सिंह के आश्रम में रहते थे। इनका कविता काल भी इन्होंने बताया है 1725 से लेकर 60 के बीच में, और 5 ग्रंथ बताए हैं सोमनाथ। सोमनाथ का यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रस पीयूष निधि किसका है? ये थोड़ा अलग हो जाता है, पीयूष निधि आता है, कई बार आया है। फिर इनके बाद कृष्ण लीलावती किसका है, पंचाध्यायी क्या है, और सुजान विलास किसका है। अब कंफ्यूजन नहीं होना कि सुजान उनकी प्रेमिका घनानंद वाली है, हर जगह वही तो नहीं आएंगी। अब इनकी जैसे रचनाओं का नाम रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास सोमनाथ का, कृष्ण लीलावती है, पंचाध्यायी है, सुजान विलास है, माधव विनोद है। तो ये जब सर्वांग निरूपक में सोमनाथ आते हैं तो जो कृष्ण लीलावती और सुजान है इनको छोड़ दे तो कहते हैं कि सभी ग्रंथ है, यानी रस पीयूष निधि भी आपको मिलेगा, श्रृंगार भी मिलेगा, कृष्ण लीलावती भी मिलेगा, पंचाध्यायी भी मिलेगा, बस कौन सा नहीं मिलेगा? अच्छा, कृष्ण लीलावती नहीं मिल पाएगा, ये नहीं उपलब्ध है, सुजान विलास नहीं है। बाकी रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी और माधव विनोद ये सारी रचनाएं हैं। अब जैसे माधव विनोद है तो संस्कृत के माधव मालती नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है, यानी माधव विनोद में कुछ अलग नहीं है। जो संस्कृत में माधव मालती नाटक लिखा गया उसी का इन्होंने पद्यबद्ध अनुवाद कर दिया। और जो पंचाध्यायी है उसमें कृष्ण भक्त कवियों के समान रास लीला का वर्णन कर दिया। तो जो रस पीयूष निधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, 1737 के आसपास आता है वही, तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, रस पीयूष में प्राकृत, पैंगलम एवं भट्ट केदार का वृत्त रत्नाकर है। इनके अलावा संस्कृत में भानुदत्त मिश्र, मम्मट और विश्वनाथ, इन्हीं के ग्रंथों का तथा ब्रज भाषा में जो कुलपति का रस रहस्य है और जसवंत सिंह का जो भाषा भूषण, इन्हीं का आश्रय लेके इन्होंने क्या किया है, जो रस पीयूष निधि है सोमनाथ जी ने, उसी में छंद, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य शरीर की सामग्री, काव्य भेद, शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, दोष, गुण, शब्दालंकार रहता, इन्हीं का बस विवेचन किया। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन्होंने मौलिक उद्भावना की नहीं की, इसीलिए तो बार बार ये कहा जाता है कि ये लोग मौलिक उद्भावक आचार्य नहीं थे बल्कि एक शिक्षक आचार्य थे। अलग अलग पुस्तकों से इन्होंने चीजों को उठाया और एक पूरा बना के वो सबके सामने रख दिया।
श्रृंगार विलास इन्होंने रचना लिखा, उसमें श्रृंगार नायक नायिका भेद का विवेचन किया। तो वास्तव में ये रस पीयूष निधि की सामग्री का यत्किंचित थोड़ा सा अलग रूप है। रस पीयूष निधि की रचना का उद्देश्य इनका क्या था, अब यहाँ पे बता रहे हैं क्यों ऐसा इन्होंने किया। क्योंकि ये सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए सोचते थे कि काव्य शास्त्र सबको समझ में आए, इसलिए अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों को उठाया और उसको सबके सामने रख दिया ताकि बोधगम्य हो, सब पढ़ पाए। कठिन प्रसंगों को या तो ये छोड़ते चले गए और फिर अत्यंत संक्षेप में उनकी चर्चा कर दिए। एग्जाम्पल के लिए काव्य हेतुओं में केवल अभ्यास का किए, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रतिभा को छोड़ दिया, व्युत्पत्ति को सिर्फ अभ्यास के बारे में बताया। व्यंजना में हम लोग शाब्दिक आर्थी व्यंजना पढ़ते हैं, लेकिन आर्थी व्यंजना के 10 वैशिष्ट में से केवल 4 का, और रस सूत्र के व्याख्यातों में केवल 4 रस सूत्र के व्याख्याता पढ़े थे। इन्होंने सिर्फ अपने रस पीयूष नीति में केवल अभिनव गुप्त का जिक्र किया। काव्य के दोषों में इन्होंने मम्मट के द्वारा गिनाए गए वही 10 दोष गिना दिए, बाकी 11 की चर्चा उनमें केवल एक परिहार का उल्लेख किया। इसी प्रकार छंद के निरूपण में इन्होंने गुरु लघु गढ़ आदि पर विस्तार किया, बाकी चीजों को छोड़ दिया। तो जैसे मान लीजिए कि हम यही डॉक्टर नगेन का आपको पढ़ा रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि हाँ आपको इतना पढ़ाना है कि बस आपको ये किताब पढ़ने की दृष्टि में समझ में आ जाए, ये थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है सारी चीजें आप वन लाइनर ऐसे पढ़े तो कोई मतलब नहीं, इसलिए सुविधा के लिए हमने पहले वन लाइनर पढ़ाया, फिर समझ विकसित करने के लिए हमने तुलनात्मक दृष्टि से कहा कि आप ये भी पढ़ो, साथ में काव्यशास्त्र पढ़ो, क्योंकि पूरा रीतिकाल काव्यशास्त्र के पैरेलल उसी के समानांतर चल रहा है, तो ही आपकी समझ हो पाएगी। ऐसे ही लोगों को इतने कठिन चीज संस्कृत काव्यशास्त्र को समझाना था लोगों को, तो इन लोगों ने चुनिंदा चीजों को उठाया ताकि जो आराम से बोधगम्य हो, सरलता सहजता से लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे ही इन्होंने अपनी रचना उन्हीं को ध्यान में रख के इस तरीके से सृजन किया कोई भी रचना का। तो मौलिक रचना कहाँ हुआ, अपने विवेचन में इन्होंने जिस ध्वनि रसवाद की स्थापना की, उनका निर्वाह अपने काव्य में अत्यंत मनोयोग के साथ करके दिखाए। ये ठीक है कि इनकी कविता में अनुभूति का वो आवेग आपको नहीं मिलेगा जो सरस कवि की रचनाओं में मिलता है, फिर भी स्वच्छता सर्वत्र विद्यमान है। यही कारण है कि इनका प्रत्येक श्रृंगारिक छंद पाठक के हृदय को रमाने में पूर्ण समर्थ रहा है। और श्रृंगार के अलावा इन्होंने राज प्रशस्ति रचनाएं भी की है, उत्साह और आश्रय की भावना का तीव्रता भी देखने को। जैसे सोमनाथ जी ने लिखा, प्रबल प्रताप दावनल सो विराजे वीर, अरिन के पारे रोरी धमकी निशाने की। तो सोमनाथ की भाषा व्याकरण और शब्द योजना की दृष्टि से संगठित है। कुल मिलाकर ये निर्बलता ऐसी नहीं कि इनके कारण उन्हें आग्रह समझा जाए, है ना। तो ये चीज आप सोमनाथ के बारे में। अब ऐसे ही कवि है भिखारी दास। तो सबसे पहले आपको इनके परिचय में देखना कि ये सर्वांग निरूपक है कि नहीं। तो सर्वांग निरूपक में भिखारी दास भी सर्वांग निरूपक, यानी सब चीजों पे इन्होंने भी किया होगा। तो इनका सर्वाधिक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है भिखारी दास जी का। क्यों, ये देखिए, एक तो यूपी के जिला प्रतापगढ़ के थे, ट्योंगा नामक गांव में काया स्कूल में हुए थे। इनका कविता काल भी वही लगभग 1725 से बताया जा रहा है, 1760 के आसपास। फिर ये प्रतापगढ़ के अधिपति जो थे पृथ्वी सिंह, उनके भाई थे, मतलब उन प्रतापगढ़ में अधिपति पृथ्वी, उनके भाई इंदुपति वहां पे उनके आश्रय में रहे भिखारी दास। और 7 ग्रंथ आप भिखारी दास का देखते हैं, जिनमें है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ो पिंगल, सब नामकोश, विष्णु पुराण भास, शतरंज शतिका। 7 रचनाएं, और इनमें अंतिम 3 के नामों से ही स्पष्ट है कि क्रमशः शब्दकोश विष्णु पुराण का भाषानुपात तथा शतरंज के खेल से जुड़ा है। जैसे सब नाम में आपको लगेगा ये तो शब्दकोश है, विष्णु पुराण में कि विष्णु पुराण से, और शतरंज शतिका में आपको लगेगा कुछ शतरंज के खेल से जुड़ा है। शेष चारों का विषय काव्यांग विवेचन का। आगे का जो रसारांश है काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, छंदाड़ो पिंगल। तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिलेगा कि जिस नाम से ही पता चल जा रहा है। अब इनमें जो रस सारांश है और श्रृंगार निर्णय, इनके तहत तो क्रमशः रस की सामग्री, उनके भेद उपभेद, इनकी बात हुई है। और इनके आधार में इन्होंने किन ग्रंथों का प्रयोग किया है, जैसे सभी कर रहे हैं। जैसे रस मंजरी इन्होंने प्रयोग किया, भानु मिश्र की रस मंजरी, और रस तरंगड़ी रुद्र भट्ट का ऐसे ही श्रृंगार तिलक है। इनके अलावा केशव है, चिंतामणि है, तोष, इनके अलावा और भी ग्रंथ है। काव्य निर्णय में इन्होंने मम्मट है, विश्वनाथ है, अप्पय दीक्षित है, जयदेव है, भानु मिश्र के अलावा हिंदी के केशव, चिंतामणि, तोष आदि अनेक पहले के जो रीति कवि आश्रय थे उनका लेके इन्होंने काव्य प्रयोजन, काव्य वस्तु, काव्य पुरुष, काव्य भाषा, इन सबको लेके जो है अपनी रचना को एक रूप दिया। और जो छंदाड़ो पिंगल करके इनका है, उसमें संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा में लिखे गए जो छंद का विवेचन था उनको इन्होंने आधार बनाया और विस्तार से चर्चा की। और समय भी बताया गया कि 1700, लगभग वही मान लीजिए 1737 से 1750 के आसपास। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतक रहे। इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषता ये कही जा सकती है। रीति काल के संभवतः यही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से तदनुरूप
उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचक दृष्टि का ही परिचय नहीं दिया। आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास भी एक प्रकार से इन्होंने किया। काव्य के प्रयोजनों के प्रसंग में प्रत्येक के भीतर आने वाली हिंदी की विशिष्ट रचनाओं के रचयिताओं का नाम उल्लेख किया। विभिन्न काव्य दोषों के लिए हिंदी कवियों की रचनाओं का उदाहरण रूप में चयन किया। इसके अलावा इन्होंने करीबन देखे तो 92 अर्था अलंकार और जो है यहाँ पे इस तरीके से देखे तो ये 92 हुआ ना, अर्था और 12 मूल अलंकार, इनका जिक्र किया है। और वामन समझते 10 गुणों को 4 वर्गों में। तो देखिए मैंने फिर कहा ना कि आप एक एक पे मत जाइए, क्योंकि इतना करने का कोई मतलब नहीं। एक आपको आइडिया लग गया कि ये लोग कहीं से भी चीजों को उठा रहे थे सर्वांग निरूपक वाले, और एक नया, कुछ नया नहीं कर रहे थे मौलिक उद्भावना, बल्कि आचार्य शिक्षक आचार्य कर्म करते हुए एक सरल रूप में कोई भी रचना अपना सामने रख देते, चाहे जैसे रस रहस्य। तो उन्होंने खुद बताया ना कि कितने स्रोतों का इस्तेमाल किया, तो इतना घुस के आपसे तो पूछेगा नहीं कौन कौन से स्रोत लिए। बस आपको एक ट्रेंड जानना पड़ रहा कि ऐसे सर्वांग निरूपक कवियों ने कुछ लिखा, इसीलिए इनको उद्भावक, व्याख्याता और एक आचार्य की, शिक्षक आचार्य की श्रेणी में क्यों विभाजित किया गया, ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे ही इनका एक छंद दिया है कि अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाही अरे पे अरे, कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे रसिक गोविंद है। अब रीति काल के थे जिन भक्तों ने, देखिए जिन भक्तों ने आचार्य कर्म द्वारा रीति साहित्य को समृद्ध किया, आचार्य कर्म द्वारा, उनमें रसिक गोविंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रसिक गोविंद के बारे में क्यों जानना है? राजस्थान के जयपुर नगर में कह रहे हैं गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ, और कहा जाता है कि देवी प्रकोप अथवा राज प्रकोप के कारण संपत्ति का नष्ट हो गया था। फिर ये जो है वृंदावन आ गए, और वृंदावन जब आए तो यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की हरिव्यासीय गद्दी जो परंपरा थी, उनके सर्वेश्वर सरल देवाचार्य थे, उनका शिष्य बनकर ये रहने लगे। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा रचे हुए कुल 10 ग्रंथ कहे जा सकते हैं। किसके द्वारा? रसिक गोविंद के 10 ग्रंथ कहे जा सकते हैं कि इन्होंने रामायण सुचिन्का, कलिजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रसमाधुरी, पादावली, रसिक गोविंदानंद, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका, रसिक गोविंद, ऐसे करके इन्होंने 10 रचना लिखी। इनमें पहला जो 8 है वो आज उपलब्ध है, यानी रामायण सुचिन्का, कलिजुग रासो, अष्टदेश और समय प्रबंध, युगल रसमाधुरी, पदावली, रस गोविंदानंद, पिंगल, ये सभी तो आज उपलब्ध है। अनुपलब्ध ग्रंथों के विषय में विद्वानों का कहना है कि जो लक्ष्मण चंद्रिका है वो काशी के किन्हीं लक्ष्मी नामक कानकुब्ज ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए गोविंदानंद घन की सुचिन्का के रूप में जो है संग्रह मात्र है, जबकि जो रसिक गोविंद है भाषा भूषण की शैली पे लिखा हुआ रस निरूपण का ग्रंथ है। उपलब्ध ग्रंथों में केवल गोविंदानंद घन और पिंगल ही रीति ग्रंथ है। शेष भक्ति अथवा नीति विषयक छोटी बड़ी रचनाएं हैं। अब जो गोविंदानंद घन है, गोविंदानंद घन जो है 1701, वो 4 प्रबंधों में विभक्त विशाल काय ग्रंथ है। प्रथम प्रबंध के तहत रस लक्षण, रसों के भेद उपभेद, प्रत्येक रस के विभाव अनुभाव, सात्विक संचारिक और अस्थायी भाव के लक्षण उदाहरण दिए गए। द्वितीय प्रबंध में नायक नायिका भेद, नायक सखा दूती और उनके कर्म का वर्णन मनोयोग ढंग से दिया है। फिर तृतीय प्रबंध में आपको दोष, लक्षण, दोष, इन सब का विस्तार से। फिर इन्होंने 5 शब्दालंकार, 123 अर्थालंकार का किया। इनके साथ ही स्थान स्थान पर काव्य लक्षण, काव्य भेद ये भी देते गए हैं। अतएव ये कह सकते हैं कि यह ग्रंथ सर्वांग विवेचन विषयक नहीं है। विषय निरूपण को देखते हुए इन्हें इस कोटि में लिया जा सकता है। इनका शास्त्रीय आधार व्यापक रहा है। इन्होंने भरत अभिनव, जयदेव, मम्मट, विश्वनाथ, भानुदत्त, अप्पय दीक्षित, संस्कृत के जो आचार्य थे, इनको ग्रंथों का आश्रय ही इसमें ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि जो प्रसिद्ध ब्रज भाषा रीति विवेचकों के ग्रंथ थे उनके भी एग्जाम्पल लिए गए हैं। इनके अलावा अनेक ऐसे कवियों की रचनाओं का भी इन्होंने उद्धृत किया है अपने उसमें, जो गद्य में लक्षण और उनके एग्जाम्पल की गद्य में टीकाएं वगैरह है। तो ग्रंथकार के अपने छंद एक तो संख्या में बहुत कम है, उस पर भी कवि तो अत्यंत साधारण कोटि का है, तो वैसे भी अन्य ग्रंथ भी इनकी दृष्टि से साधारण ही है। गोविंदानंद घन का ये अंश आप देख सकते हैं कि इन्होंने जैसे कहा कि उपमेय को जहाँ साधारण धर्म करिए, अरु उपमान की सदृश कीजिए सो उपमा, या मद गजराज की सी चाल चले मंद मन, पद अरबीन से चुचंद सुकुमार है, केहर की कटी ऐसी खीन कटी पीन कुछ, हेम कुंभ से है कंठ कंबु सौ सुढ़ार है, धनुषी बांकी भौ बनी गोविंद दृग, मृग कैसे चकमुक चंद ऐसी चारु है, चतुर बिहारी एक प्यारी में निहारी, जाकी अंगन की सुषमा की उपमा अपार है। आगे कवियों में प्रताप शाही का नाम आता है। प्रताप शाही को देखें तो रीतिकाल के तहत कवि, रीतिकार और टीकाकार के रूप में प्रताप शाही आते हैं। ये बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र होते प्रताप शाही। चरखारी नरेश महाराजा विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। ठाकुर श्री सिंह सेंगर के अनुसार ये पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे थे प्रताप शाही। इनका रचना काल भी दिया 1723 के इतने बीच माना जाता है। 8 ग्रंथ बताए गए जिनमें जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद,
जुगलन सिख और रसचंद्रिका ये सभी। इनके अलावा इन्होंने जसवंत सिंह के भाषा भूषण, मतीराम के रसराज, बलभद्र के नखसिख और बिहार की सतसई की टीकाएं भी लिखी गई हैं। टीकाओं से इधर ग्रंथों में आज काव्य विलास और व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है। इनमें व्यंग्यार्थ कौमुदी के तहत सब शक्ति, अलंकार, स्वरूप तथा ये सभी। तो प्रताप शाही के बारे में भी बताया गया कि इनकी रचनाओं को आपको क्या, ये सभी जयसिंह, श्रृंगार, व्यंग्यार्थ, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगलन ये सभी हैं। इनके अलावा जसवंत सिंह के भाषा भूषण, मतीराम के रसराज, बलभद्र के नखसिख और बिहारी की सतसई की टीकाएं भी है। टीकाओं से इतर ग्रंथों में आज काव्य विलास और व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है। इनमें व्यंग्यार्थ कौमुदी के तहत क्या क्या आता है और भी जो है काव्य विलास के तहत क्या क्या है, शेष ग्रंथों में क्या है, और रीति की निरूपण की दृष्टि से प्रताप शाही के उक्त दो ग्रंथों की परीक्षा की जाए तो कहना होगा कि इन्होंने यद्यपि विश्वनाथ और पंडित राज जैसे आचार्यों के मतों को अनेक स्थान पर उद्धत किया है। और फिर वही चीज बताया गई कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो रीति निरूपण के दृष्टि ये जितने शिथिल दृष्टिगत होते हैं, काव्य रचना में उतने ही समर्थ कहे जा सकते हैं। बात यह है कि इन्होंने जिस व्यंग को काव्य का जीवित कहा उसे अत्यंत ईमानदारी के साथ अपनी कविता में निरूपित किया। तो आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपने छोड़ दिया। जैसे इनकी पंक्तियां दी है, सीख सिखाई न मानत है बरहु बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिन काम वृथा कत जाम बितावे। अमीर दास, बहुत ज्यादा आपने इनका नाम सुना भी नहीं होगा अमीर दास का। ये जो ये रीति काल है, इस काल में कहते हैं कि जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया, अमीर दास के बारे में कि इस काल में जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया उनमें निर्गुण धारा का प्रतिनिधित्व, कौन से निर्गुण धारा यानी निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना करने वालों में अमीर दास आते हैं। क्योंकि आचार्यों में अमीर दास का नाम है तो आप बहुत ज्यादा इनका समय और ये चीज नहीं, ये गुरु रामदास के शिष्य थे और आपने क्योंकि भक्ति काल पढ़ ही लिया है तो ये गुरु रामदास के शिष्य थे और उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे अमीर दास। बाद में इन्होंने क्या किया, अमृतसर के कटरा लोहगढ़ में ही अपने गद्दी स्थापित कर लिया। पटियाला के राज दरबार से इनका घनिष्ठ संबंध भी था। कुल 12 ग्रंथ बताए जाते हैं अमीर के, सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य संधु, शेर सिंह प्रकाश, फाक पचीसी, ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। इनमें प्रथम 5 और अंतिम 2 रचनाएं आज उपलब्ध है। शेष का उल्लेख या तो इन्होंने अपने ग्रंथों में किया फिर खोज रिपोर्टों में किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक चीज ध्यान दीजिए, हमने जो आपको स्टार्टिंग के वीडियोज में जो गद्य से यानी गाइडों से करवाया है उनमें वो सफिशियंट कंटेंट है। जो इंपॉर्टेंट जिनकी रचना है वो सब ऑलरेडी निकाल के, आपको बहुत माथा पंची इस मूल टेक्स्ट से निकाल के करने की जरूरत नहीं, बस इसको ओवरऑल एक व्यू देखना कि हाँ ये चीजें हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ टेक्स्ट भी हमने पढ़ा है। अब जैसे बताया गया उपलब्ध ग्रंथों में वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता, तो जैसे इनके बारे में हम इतना अमीर दास के बारे में पढ़ रहे हैं कि मृत्यु के सन पर इतना आसपास बताया जाता है और इनके जो ग्रंथ है अभी फिलहाल के लिए वैद्य कल्पतरु अमीर के हैं, अश्व संहिता प्रकाश है। इनमें आपको जो है मानव और पशु चिकित्सा संबंधी और ब्रज विलास सतसई में श्रृंगार रस के विभिन्न अंगों का निरूपण देखने को मिलता है। और क्योंकि ये भक्ति के तहत आते थे तो भक्ति नीति आदि विषयों पर इन्होंने करीब 701 दोहे लिखे हैं और शेष इनका काव्यशास्त्र निरूपण विषय है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इनका सभा मंडन, सभा मंडन में भी ये 5 उल्लासों की बात करते हैं। उनमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, हेतु, लक्षण, काव्य भेद, शब्दार्थ, ध्वनि, भावरस, गुण, नायक नायिका भेद, काव्य दोष, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है कहते हैं कि ये जो थे ये शेर सिंह प्रकाश में 5 शब्दालंकार और 65 अर्थालंकारों की क्रम का भी विवेचन इन्होंने किया है। फिर विषय निरूपण की दृष्टि से आचार्य अमीर दास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विषय निरूपण की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता यही कि इनके विवेचन का आधार जो है वो रसिक गोविंद के समान ही बहुत ही व्यापक रहा। संस्कृत में ये जैसे भरत से लेके पंडित राज जगन्नाथ तक, और हिंदी में आप देखिए केशव से लेकर रसिक गोविंद तक के प्राय जितने भी आचार्य हैं और रीति निरूपक के ग्रंथ है, रीति निरूपक के ग्रंथ वो सब इनके सामने रहे अमीर दास के। यही कारण है कि इनके विवेचन में जहाँ विभिन्न मतों पर विचार विमर्श, वहीं दूसरे अपने पहले की रचनाओं का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। इसके साथ ही इन्होंने ननु शैली में, कौन सी शैली, ये देखिए नया शैली, ननु शैली में प्राय प्रत्येक स्थान पर शंकाएं उठाते हुए उनके समाधान एवं समन्वयात्मक प्रतिपादन इन्होंने जिस प्रकार से कि वे अपने आप में इतने सुलझे हुए हैं कि इस दृष्टि से इस काल का कोई भी रीति निरूपक इनके समकक्ष नहीं ठहरता। दूसरा, बढ़िया से इन्होंने प्रांजल लिखा भी है, प्रांजल भाषा में लिखा है, व्याख्याएं की है, मनोयोग, गंभीर अध्ययन, चिंतन मनन के क्षेत्र में ये कवि की अपेक्षा आचार्य के रूप में ज्यादा मुख्य रूप में आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण इन्हें समानता वही बातें कही हैं जो इनके पहले के संस्कृत आचार्य वगैरह या हिंदी के आचार्य कह गए हैं। इनके संचारियों के साथ रसाभास, भाव आदि ये सभी बहुत ही आपको विस्तार में इनके उसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए इतना तो आपको गाइड में अमीर दास वगैरह के बारे में डिटेल से नहीं मिलेगा, तो यही चीज है, इसमें हर एक चीज को बहुत विस्तार से दिया गया है।
जैसे इनका है, जो शारीरिक धर्म है ताको हुई गतिरोध, तन संख्या कंप आदि बिन सो स्तंभ बिन बोध। कौ कारण से शरीर संज्ञा के होते चलने आदि का रोध हुई सो स्तंभ में प्रश्न किया गया, चाल आदि मिटी तो शरीर संज्ञा कहाँ रही? उत्तर, शरीर संज्ञा सो नेत्र झपकना आदि ग्रहण श्रवण आदि। हरि के देखते ही कहा, थकित भय तब गांठ, रह गई थे हाथ में दधी मत्यो नहीं जात। टीका, फिर उस पे प्रश्न है। तो जहां तक जो है अमीरदास के कवित्व का प्रश्न है, तो सिद्धांत रूप में उत्कृष्ट काव्य के गुण जानते हुए तथा श्रृंगार, राज, प्रशस्ति, भक्ति, नीति आदि विषयों की रचनाएं करने पर भी ये अपनी प्रतिभा की छाप नहीं छोड़ पाए हैं। इनकी ब्रज विलास सत्सई के अधिकांश दोहे बिहारी के दोहों से प्रभावित है। इसी प्रकार से सिंह प्रकाश में संग्रहित कवित्वों में भाषागत स्वच्छता भी देखने को मिलता है। अब जैसे ग्वाल कवि हैं, तो ग्वाल कवि के बारे में देखें तो कवित्व एवं आचार्यत्व का सम्यक निर्वाह करने वाले इस युग के अंतिम चरण के सर्वांग निरूपक। देखिए, सर्वांग निरूपक में ग्वाल अंतिम है ना। सर्वांग में ग्वाल कवि के बारे में कहा गया कि कवित्व और आचार्यत्व का अच्छे से निर्वाह करने वाले में ग्वाल कवि अंतिम है। और इनका जन्म भी बताया गया कि 1700 किस तरीके से, वही 91 के आसपास सेवा राय नामक ब्रह्मभट्ट बंदी जन के यहाँ पे ये वृंदावन में हुआ करते थे ग्वाल। बाद में ये फिर मथुरा में आके बस गए। इन्होंने आरंभिक शिक्षा अपना राधा बल्लवी गोस्वामी दयालाल से ग्रहण की और फिर काव्य शास्त्र का अध्ययन इन्होंने काशी में अपने ननिहाल में ही रह के किया था। बरेली निवासी कवि खुशहाल राय इनके काव्य गुरु थे ग्वाल के। इनका स्वर्गवास रामपुर में हुआ। अपने जीवन काल में ये लाहौर है, नाभा, पटियाला, टोंक, अमृतसर और रामपुर के राजा नवाबों के आश्रय में रहे। इनके द्वारा रचे हुए मुख्य रूप से 16 ग्रंथ कहे जा सकते हैं। 16 में है रसिकानंद, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, प्रस्तार प्रकाश, स्नेह निर्वाह, वंशी बीसा, अमीर हट, विजय विनोद, भक्त भावन, कुब्जाष्टक, गुरु पचासा, निम्बार्क, स्वामी अष्टक, इश्क लहर देव और कवि हृदय विनोद। इनमें प्रथम 6 लक्षण ग्रंथ तथा शेष लक्षण अथवा अनुवाद हैं। लक्षण ग्रंथों में हमीर हट और विजय विनोद वीर रसात्मक प्रबंध रचनाएं हैं और शेष मुक्तक भी हैं। मुक्तक रचनाओं में अगर देखें तो भक्त भावन सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिनमें 1760 से पूर्व ग्वाल द्वारा रची गई सभी भक्ति, श्रृंगार, शांत, नीति संबंधी दोहे मिलती हैं। इनके अलावा इश्क लहर देव या मीर हसन दहलवी का सिहर उल बयान नामक उर्दू मसनवी का ब्रजभाषा में अनुवाद भी देखने को मिलता है। और लक्षण ग्रंथों में रसिकानंद, बलबीर विनोद और रस तरंग, नायक नायिका भेद और रस विवेचन संबंधी ये सभी भी है। निरूपण शैली में विवेचन की प्रौढ़ता की दृष्टि से भी ग्वाल कवि में देखेंगे तो कुछ ग्रंथों का महत्व है तथा विषय की व्यापकता भी इनके अंदर देखने को मिलता है। और जिन्होंने साहित्यानंद का सर्वाधिक महत्व है कि इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों वगैरह का जो मुख्य सामग्री उठाया था साहित्यानंद से उठाया था। स्कंदों में भी कुछ छंद का प्रयोग इन्होंने लिया और इनके अलावा जो विशाल ग्रंथ इन्होंने तैयार किया, मानचित्र का प्रयोग और नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस तरंगड़ी, भक्ति रसामृत, उज्ज्वल नीलमणि, कोयलानंद, कामसूत्र, रति रहस्य। अब आपको लगेगा ये सब क्या है, तो हम इसीलिए आपको बार बार करें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूर्व आपका जो भारतीय काव्य शास्त्र उसको पढ़िए। ये जितनी भी रचनाएं संस्कृत की रचनाएं जिनको काव्य शास्त्र में आपको याद करना पड़ता है, तो ये संस्कृत ग्रंथों का हमारे रीति काल के लोग जो है आचार्य जो बने थे, इन लोगों ने इन्हीं का सहारा ले लेके कुछ नया अपना जो है मौलिक तो कुछ किया नहीं, तो उसी चीज को सरल रूप में प्रस्तुत किए। और इसमें इन्होंने ब्रजभाषा के केशव बिहारी, जसवंत, मतिराम भूषण, कुलपति दास, कविन पद्माकर इन सब का प्रयोग किया, इन सब के लिया। और फिर छंद, भाव, रस, सब शक्ति, काव्य लक्षण, काव्य वेद, काव्य स्वरूप और भी चीजें ली पांडित्यपूर्ण ढंग से। और लक्षण समानता दोहों में और ये सारी टीकाओं के बारे में किया। फिर मम्मट का क्या क्या चीजें ली, तो ये सारा इन्होंने पूरा अपना डिटेल में बताया। जहां तक जैसे ग्वाल कवि के कवित्व की बात है, तो उन्होंने लक्षणों के अनुरूप स्वच्छंद छंदों की रचना पे भी जोर दिया। ग्वाल का महत्व आचार्यत्व की तुलना से कम ही कहा जाएगा, क्योंकि वो आचार्यत्व की श्रेणी में ग्वाल नहीं आते। इनकी भाषा में ओज और चमत्कार है। संस्कृत, अरबी, फारसी, पंजाबी आदि की शब्दावली के स्वच्छ प्रयोग इन्होंने किए हैं। अब देखिए, इसको पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि कभी हम जो है तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे किसी अच्छे नोट से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं वो कई जगह से जो है लिए गए होते हैं, उनके एक किताब का नहीं होता, कई किताबों का वो एक जिस्ट होता है। तो जब हम जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हमें समझना होगा कि सर्वांग में आते हैं, विशिष्टांग में ये आते हैं, किस आधार पे सर्वांग निर्धारित होता है, किसमें विशिष्टांग होता है, सर्वांग में अंतिम कौन आते हैं, पहले कौन आते हैं, इतना तो आपको आइडिया हो रहा है ना। बस यही करना है, ये नहीं देखना कि इन्होंने एक रस रहस्य लिखा तो रस रहस्य में कितने स्रोत आए, ये कभी क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए हम साथ में आपको क्वेश्चन भी दिखाते चल रहे हैं। अब जैसे इनके बारे में कहा गया कि भक्ति, नीति और राज प्रशस्ति रचनाओं में भी ये इस काल के कवियों में किसी भी प्रकार से हेठे नहीं रहे। काव्य कला के एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा ग्वाल कवि ने, धारी है इजार गुल बदन बहार वारी,
प्यारी छवि झूलन इजार बंद छोर की, सेत करती सो जलदार जुरती है अंग की, रति हूँ न लागे उर्वशी कही जोर की, ग्वाल कभी जाने रूप आगे रूप रंग भयो, और बक भ्रिकुटी में भरी घात जित चोर की। अब यहाँ पे आप देखिए कि सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण कवि, तो इन्होंने आपकी सहूलियत के लिए बांटा है कि अब कौन से सर्वरस, श्रृंगार रस और जो है नायक नायिका भेद निरूपक कवि की श्रेणी में कौन आते हैं। इस वर्ग के कवि की संख्या दूसरे वर्ग के कवि की तुलना में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये लोग इस युग के साहित्य की जो विशेषताएं है उनका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं। रीति निरूपण की दृष्टि यदि इन्हें देखें तो कहना होगा कि इनमें चाहे सर्वरस निरूपक विवेचक हो चाहे श्रृंगार वाले हो, ये लोगों ने बड़े मनोयोग से सर्वरस, श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद का काम किया है, उनका विवेचन किया है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद विवेचन की है व्यापक प्रवृत्ति यद्यपि सर्वांग विवेचकों तक ही रही है, किंतु कुल मिलाकर इस दिशा में किसी भी प्रकार का मौलिक योगदान नहीं हो पाया। फिर वही बात हुई ना, हमने उद्भावक आचार में यही बताया था कि रीति काल में आपको कोई मौलिक उद्भावक, कुछ नवीन अनुसंधान नहीं खोजा गया है। संस्कृत आचार्यों के पाठ्य पुस्तकों से अलग अलग स्रोतों से लेके एक शिक्षक की धर्म का निर्वहन करने के लिए अपने राजाश्रित जो राजाएं थे उनके लिए इन कवियों को सहूलियत के हिसाब से उन्हें समझाना था, तो इन्होंने सरल सरल रूप में कोई भी ग्रंथ लिखा है। इसलिए कोई मौलिक योगदान आप इसमें खोजने का प्रयास भी मत करिएगा। जो भी इन्होंने उद्भावनाएं वो अपने आप में मौलिक प्रतीत होती हैं, उनमें या तो मौलिकता ही नहीं है या फिर वे इतनी अशास्त्रीय है कि उन्हें किसी प्रकार का महत्व देने में भी संकोच होता है। इनमें ना शास्त्रीयता आपको देखने को मिलेगा न गणनीय मौलिकता। इनके विवेचन का आधार भी अत्यंत आप सीमित कह सकते हैं। जैसे इन लोगों ने किन स्रोतों का इस्तेमाल किया, संस्कृत में भानुदत्त ने लिखा था रस मंजरी, उसका ले लिया। रस तरंगड़ी, हिंदी में ऐसे कृपाराम ने लिखा हित तरंगड़ी, केशव ने लिखा रसिक प्रिया, रहीम ने लिखा बरवे नायिका भेद और नगर शोभा, ये सब इनके आश्रय रहे। इतने ग्रंथों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। इनके अलावा बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने भरत के नाट्य शास्त्र, धनंजय के 10 रूपक, रुद्रभट्ट के श्रृंगार तिलक इनका आश्रय लिया। इधर विवेचन शैली भी इनकी सबकी लगभग एक जैसी आपको मिलेगी। तो क्या चीज आप अलग पढ़ेंगे? क्वेश्चन हमेशा जब किसी के प्रति पूछा जाता है जो कुछ उन्होंने अलग किया हो, पर यहाँ पे तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा ही नहीं। और जहां तक आपको इस समय के कवियों के बारे में कवित्व का प्रश्न है, तो इनका निर्वाह प्राय सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है विवेच के अनुसार। इतर विषयों से संबंधित रचनाएं आपको केवल श्रृंगार इतर रसों के एग्जाम्पल के रूप में ही देखने को मिलेंगी। काव्य शास्त्रीय नियमों में बद्ध होती हुई भी ये रचनाएं वैविध्यपूर्ण बिंबों के कारण पर्याप्त कलात्मक रही हैं। क्या लक्षित और क्या उपलक्षित, सभी प्रकार की बिंबों की रेखाएं इतनी स्पष्ट एवं सदी हैं कि काव्य शास्त्रीय नियमों में आबद्ध परिवेश की एक रूपता भी उन्हें एक रस नहीं बना पाई। दूसरी ओर इनकी अभिव्यक्ति भी कम प्रभावशाली और समर्थ नहीं रही है। इन्होंने व्याकरण सम्मत ब्रज भाषा, संस्कृत है, भ्रंश है, प्राकृत है, अरबी है, फारसी है, विदेशी है, सभी का जहाँ पे भी कसावट लाना है बिंब का अनुरूप, वो इन्होंने सब प्रयास किया। लेकिन बात तो वहीं आके अटक जाती है ना कि वो कुछ मौलिक उद्भावनाएं नहीं थी। अब आप देखिए यहाँ पे सर्वरस निरूपक जो रीति कवि हैं, सर्वरस निरूपक रीति कवि, उनमें तोस कवि को इन्होंने विभाजित करके रखा है। तोस कवि संस्कृत के आचार्यों का आश्रय लेते हुए भी ये अपने ढंग से रस निरूपण करने वाले इस युग के आचार्यों में तोस का नाम सबसे पहले आता है। यानी तोस कवि ने, जैसे काव्य की आत्मा रस को माना जाता है, वैसे आप देखिए रीति काल में तोस कवि ने जो है बहुत अच्छे से सर्वरस रूप का विवेचन किया है। और ये पहले नंबर पे आते हैं सर्वरस का एक तरीके से निरूपण करने वाले। इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर सिंगरौर नामक स्थान के निवासी थे। पिता इनके चतुर्भुज थे। सरयू पारी शुक्ल ब्राह्मण थे तोष। और इनकी रचना सुधा निधि कई बार एग्जाम में पूछा गया, नक्सिक है और विनय शतक है। तो सुधा निधि, नक्सिक और विनय, 3 ग्रंथ आपको इनके तोष कवि को देखने को मिलेंगे। लेकिन आज केवल सुधा निधि है और सुधा निधि का समय भी आप ध्यान रखिएगा 1634 बताया गया है, वो है। नक्सिक और विनय का नहीं पता। कुछ लोग रचना काल के बारे में मतभेद भी लेके चलते हैं। अब जैसे सुधा निधि इन्होंने लिखा तोष कवि ने, और रस का विवेचन करना था, तो इन्होंने क्या किया, रस के विवेचन में हमने रस के 4 अंग आपको समझाए हैं। अभी भी फिर से कहेंगे, रीतिकाल नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले भारतीय काव्य शास्त्र को अच्छे से क्लियर करके आइए, और हम उसको बढ़िया से करा रहे हैं। रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति संप्रदाय हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ के रीतिकाल पढ़िए और बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे सुधा निधि है, तो सुधा निधि में इन्होंने कहा कि विषय का विवेचन इन्होंने 9 रस परिगणन, जिनमें आपने देखा है कि विभावा अनुभवा, यही तो कहा जाता है विभावा नुभावा अनभावा, ऐसे करके जिनमें
इन्होंने अस्थाई को नहीं लिया था, लेकिन विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव प्रेम के उल्लेख के साथ सुधा निधि का विवेचन इन्होंने किया है। इसके बाद इस श्रृंगार के आलम्बन विभाव के तहत क्रमशः नायिका और नायक के भेद उपभेद की बात करते हैं, नायक के सखा साथी की, अनभिज्ञ नायक का, दर्शन के चारों भेद का उद्दीपन विभाव के भीतर क्रमशः वर्ण व्यवसाय की बात करते हैं। फिर उसमें द्युति है, 4 प्रकार की सखियां, उनके बारे में बात करते हैं। फिर जो विभाव है, क्योंकि आप ऐसे देखिए ना, जब हम रस के अंगों का विवेचन कर रहे थे तो ऐसे 4 भागों में रस के अंग बांट दिए थे ना, अस्थाई भाव, भाव, विभाव, संचारी, जिसमें आपने देखा था कि जैसे 8 सात्विक भाव इसमें आ गया था। फिर संचारी भाव आपने 33 संख्या पढ़ ली थी, आलम्बन उद्दीपन विभाव में पढ़ लिया था। तो इन्होंने हर एक पक्ष की बात की है। जैसे संयोग श्रृंगार में भी अगर इन्होंने बात की तो संयोग श्रृंगार में भी अवसर अनुरूप संभोग, वियोग में बात की तो विरह पीड़ा का, सामान्य श्रृंगार में 10 प्रसिद्ध और 10 अवर हाव या नायिका का औदार्य क्या है, माधुर्य क्या, प्रगल्भता क्या, धीरत्व नामक 4 अलंकार क्या, 8वीं सात्विक भाव का विवेचन, विप्रलम्ब के त्रिविध मान है। विप्रलम्ब में अगर नाराजगी भी है तो उसमें मान होता है, पूर्वराग होता है, प्रवास होता है, करुण नामक 4 भेद। ये सभी आपको रस वाले वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा, उसमें हमने समझाया है। तो इनके अलावा जो 33 संचारी भाव है ना, उनमें भाव संधि, भावोदय, भाव सबलता, उनके एग्जाम्पल दिए हैं। फिर इन्होंने वृत्तियों पे भी बात की है, कैसकी आदि 4 वृत्तियों में विद्यमान रहने वाले रसों का उल्लेख किया, अस्थायी और संचारी भाव के अनंतर रसाभास, भावाभास, रस दोष। तो दोष कभी नहीं, क्योंकि इनका नाम ही आप देखो ना कि सर्वरस में डाला है, तो रस के जितने भी अंग हैं उन अंगों के तहत कौन कौन से आते हैं, इन्होंने सबको स्पष्ट किया है। लक्षण और उदाहरणों के लिए इन्होंने कवित, सवैये, दोहा, सोठा, छप्पे का प्रयोग सुविधा के अनुसार कर लिया। विवेचन में अधिकांश विषय ऐसे हैं जो विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से, ऐसे ही सिंह भूपाल के रसाड़ो सुधाकर से, भानुदत्त की रसमंजरी से, रस तरंगड़ी से, कल्याण मल्ल से, अनरंग केशव की रसिक प्रिया से, रहीम के बरवे नायिका से, नगर शोभा से इन ग्रंथों का इस्तेमाल किया और अपने ग्रंथ को जो भी था उसको अच्छे से लिखा। अतएव ये कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल अपने कर्म को गंभीरता के साथ, अगर वो कहते हैं कि हम सर्व रस को तोष कभी कहते हैं कि हम सर्व रस का एक तरीके से उसको विवेचित कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विचार विमर्श किया है। चिंतन और दृष्टि में इस प्रकार की मौलिकता के परिणाम स्वरूप ही वे परकीया की व्यक्तिकता, परिस्थितियां, मिलन युक्ति के आधार पर क्रमशः साध्या, असाध्या, उद्बुद्धा, उद्बोधिता नामक नवीन भेदों की उद्भावना भी कर पाए। इसी प्रकार वर्ण व्यवसाय के आधार पर वो अंतर्वर्तनी, विधक्ता, सहचारिणी और हितकारी नामक 4, क्या क्या, अंतर्वर्तनी, विधक्ता, सहचरी और हितकारी नामक 4 प्रकार की सखियों की भी बात करते हैं। इनके अलावा सामान्य और मिश्रित नामक श्रृंगार के 2 भेद की बात करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वच्छ उदाहरणों के द्वारा ही विषय को समझाते हैं। लक्षण केवल वहीं देने का प्रयास करते हैं जहां पर उदाहरणों से काम चलता हुआ नहीं दिखता। अगर एग्जाम्पल से काम चल जा रहा है तो ये लक्षण के बारे में नहीं देते। विवेचन की इस शैली से ये सोच सकते हैं कि ग्रंथकार की विशेषता आचारत्व की अपेक्षा कवित्व प्रदर्शन की ओर ज्यादा रही है, तो उसका कवित्व भी कम सराहनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में एक से बढ़ के एक आकर्षक एवं नवीन बिंबों की सृष्टि ही नहीं हुई, बल्कि अलंकारों द्वारा नियोजित विभिन्न प्रकार की रेखाओं ने चेतना का स्पर्श जो है कर आह्लादित कर दिया, मन को खुश कर दिया। किसी भी रचना को उठाकर आप देख लो, उनमें दूसरे की अपेक्षा अपना वैशिष्ट्य सहज देखने को मिलता है। तो इससे क्या लगता है कि इनकी जो अभिव्यक्ति है वो निश्चल रही है। काव्यशास्त्रीय नियमों के घेरे में रची उनकी कविता पर आकृतिमता पर आश्चर्य होता है। भाषा और छंद योजना का निर्दोष प्रयोग जिस प्रकार उन्होंने स्वाभाविकता के साथ किया है, वो चीज चिंतामणि, मतिराम जैसे सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर देता है। काव्य शास्त्र को हृदयंगम कर तदनुरूप सरस काव्य की रचना करने वाले गिने चुने रीति कवियों में तोष कवि का नाम आता है। एक एग्जाम्पल आप उनका देख सकते हैं। पिय को जिय जासौ रमे सोई ज्येष्ठा होई, आनी कनिष्ठ जानी ये कहे सयाना लोई, प्रेम जाने मुरारी चाहे बहु नारिनी में लखी प्यारी नबीनी, खेल रचे अखी मूदने को कही तोष कियो नंदलाल प्रवीणी। तो तोष कवि को सर्व रस में आपने देखा, पूरा रस लेके, पूरा आनंद लेके इन्होंने अच्छे से लिखा है। दूसरे नंबर पे रस कवि के बाद बात करते हैं रसलीन कवि का। कहते हैं रसलीन जो ये भी व्यवस्थित विवेचन करते हैं, कवित्व का निर्वाह करते हैं, और ये गिने चुने आचार्य में सैयद गुलाम नबी रसलीन है। वही 1699 के समय से लेकर 1750 के आसपास ये बताया जा रहा है कि यूपी के जिला हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र विलग्राम के थे। इनके मामा
मीर अब्दुल जमील और गुरु इनके मीर तैफूल अहमद अच्छे कवि थे रशलीन के। इनके मामा भी अब्दुल जमील और तैफूल भी, जिससे इनको काव्य रचना की प्रेरणा मिली। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था, अच्छे संगीतज्ञ भी थे। सुनियोग सुयोग्य जो है सैनिक, तीरंदाज, घुड़सवार भी थे। कवि, तसव्वुर तथा कतिपय लोकगीतों के अलावा इनके द्वारा रचित रस प्रबोध, 1742, अंग दर्पण 1737। तो एक तो रस प्रबोध रचना, एक अंग दर्पण, दो रीति ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनमें क्रमशः रस विवेचन, नक्सिक वर्णन है। रस प्रबोध में यद्यपि सभी रसों का वर्णन हुआ है, तथापि ईश्वर के अन्य ग्रंथों के समान ही इसका मूल विषय भी श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का रहा है। अन्य रसों आदि का विवेचन भी इनकी तुलना में कहीं अधिक संक्षिप्त है। इनमें सबसे पहले रस का सामान्य परिचय देने के उद्देश्य से रस और उसके कारण भाव को स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट करते हुए अस्थायी भाव, विभाव और अनुभाव को स्पष्ट किया गया है। इस प्रसंग में 8 सात्विक और 33 संचारी को क्रमशः तन और मन संचारी के रूप में क्लासिफाई करते हुए 9 अस्थायी भाव तथा 9 रसों के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद श्रृंगार रस का विवेचन आरंभ किया गया है। इनमें रति अस्थायी के लक्षण उदाहरण देने के बाद श्रृंगार के विभाव, आलंबन और उद्दीपन की भी चर्चा की गई है। रस और नायक नायिका भेद संबंधी इस विवेचन को देखकर यह सहज ही आभास हो जाता है कि इनका आधार अन्य विवेचकों की तुलना में पर्याप्त विस्तृत है। भरत है, रुद्रभट्टर है, भानुदत्त है, वात्स्यायन के अलावा हिंदी के कृपाराम, केशव तोष और कुमार मणि जैसे प्रौढ़ आचार्यों को आश्रय लिया है। विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता इनकी है क्रम व्यवस्था, स्पष्टता और विस्तार में नियम। विवेचन का क्रम कुछ इस प्रकार इन्होंने रखा है, ना तो पुनरोक्ति हुई, ना कोई विषय छूटा है। स्वच्छ और सरस उदाहरणों से विशेष अपना योगदान दिया है। रीत निरूपक के समान इनका कवित्व भी इस युग के कवियों में वैशिष्ट्यपूर्ण रहा है। रसवादी होने के कारण अपनी रचनाओं में रस का इन्होंने सम्यक परिपाक तो किया ही है, अभिव्यंजनाशील भी इनके काव्य की अपनी विशेषता बनकर आया है। वे इस काल की कवियों की रचनाओं में विरल हैं, कदाचित इसलिए इनके बिंब अधिक स्पष्ट एवं मार्मिक बन के आए हैं। कविता का सौंदर्य वास्तव में वक्रता की अपेक्षा स्वाभाविकता में दिखती है। एक एग्जाम्पल दिया है, यो तिय नैनन इलाज में लसत काम के भाई, मिले सलिल में नेह जो ऊपर ही दर्शाई। पद्माकर कवि देखिए, इसमें पद्माकर कवि का नाम आता है कि कवित्व का पूर्णतः निर्वाह करने वाले 9 रस, वैसे 8 भरत मानते ना, वैसे तो 9 है, अभी तो 11 हम लोग मानने लगे। तो इसमें देखिए पद्माकर जो है कवित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हुए 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले गिने चुने आचार्यों में पद्माकर भी आते हैं। और ये तेलंग ब्राह्मण थे और इनका जन्म भी बताया जाता है 1753 वही मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान में। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी अच्छे कवि थे और समानता अनुष्ठान और मन साधना का काम करते। सागर नरेश रघुनाथ राव, अप्पा महाराज जैतपुर सुमरा निवासी यहाँ से भी थे। और इनके अलावा उपनाम इनका क्या था पद्माकर का, हिम्मत बहादुर। सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह और भीमसेन इन सब के आश्रय में रहे। कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी पद्माकर की। पद्माकर की 7 मौलिक ग्रंथ की चर्चा मिलती है। हिम्मत बहादुर विदावली जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पद्मा भरण है, जगत विनोद है, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, ये कली 25। इनके अलावा भी इनके अनेक अस्फुट छंद भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। मौलिक ग्रंथों में इनका पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ रहा है। शेष राजस, प्रशस्ति अथवा भक्ति और वैराग्य शमरी, इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन भी रहा है। पद्माभरण इनका 1810 में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना भी वही 1803 के बीच हुआ था। जगत विनोद में कुल 6 प्रकरण हैं और 6 प्रकरण के अलावा अगर देखें तो 731 छंद है। आरंभ में आलम्बन विभाग के तहत नायक नायिका भेद और 4 प्रकार के दर्शन का विवेचन है। नायक के सखा, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूती तथा 6 ऋतुओं का वर्णन है। उसके बाद श्रृंगार रस के अनुभावों के विवेचन के व्यास से 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन किया गया है। लक्षणों को देखने से सहज स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार मूलतः रसमंजरी, रसतरंगिणी, साहित्य दर्पण, रसिक प्रिया, क्षुधा निधि आदि ग्रंथों के ऋणी रहे हैं। अतएव मौलिकता की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। ग्रंथ की विशेषता यही है कि लक्षण सुबोध और स्पष्ट था। कवित्व की दृष्टि यदि पद्माकर की रचनाओं की परीक्षा की जाए तो कहना होगा कि इनके द्वारा गृहीत 3 विषय श्रृंगार, राज, प्रशस्ति, भक्ति में इन्हें पूर्ण सफलता मिली है। इस दिशा में इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है विम्बी योजना, जिसमें रेखाएं और रंग बहुत ही स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कहना ना होगा कि इन्हीं विशेषताओं के कारण परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय बन गए। एक छंद यहाँ पे है, छंद है, सिंधु के सपूत सुत, सिंधु तनया के बंधु मंदिर, अमंद शुभ सुंदर सुधाई के, कहे पद्माकर गिरीश के बसे हो शीस, तारन की इस अलंकार कन्हाई क्यों। इसके बाद है बेनी प्रवीण, इस काल
कि नवरस विवेचक आचार्यों में वेनी प्रवीण भी आते हैं और संक्षिप्त लक्षण और सरस उदाहरणों के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ के रहने वाले थे बेनी प्रवीण वाजपेयी, ब्राह्मण थे और बल्लभ संप्रदाय के वंशीलाल केसेस थे। इनके रचे हुए श्रृंगार भूषण, नौ रस तरंग तथा नाना राव प्रकाशित 3 ग्रंथ कहे जा सकते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाशित 3 ग्रंथ। किंतु इनमें आज नवरस तरंग ही उपलब्ध है। कहा जाता है कि प्रवीण उपाधि ने इनके समकालीन भणो आकार बेनी ने दी थी। नवरस तरंग में कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 543 छंद है, जिनमें 9 रस परिगणन, रस लक्षण तथा विभिन्न रसों के अस्थायी भाव का उल्लेख है। इनके अलावा क्रमशः श्रृंगार के आलम्बन विभाव में नायक नायिका भेद और चतुर्विध दर्शन उद्दीपन में सखी त्रिविध दुदियों के अलावा वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी 8 सात्विक भाव, 33 संचारियों, इन सबका उल्लेख किया गया है। विवेचन में लक्षणों का आधार समानता भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगड़ी को लिया है। सुधा निधि और केशव की रसक प्रिया का भी आश्रय लिया गया है। ग्रंथकार ने अपने श्रृंगार भूषण के अनेक छंदों को भी इसमें उद्धृत किया। करूर, रौद और वीर के उदाहरण भी लिए हैं। कवित्व की दृष्टि ने इस युग के तोस, मतिराम देव आदि सरस कवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनके बिंबों की रचनाएं भी स्वच्छ है। और इनके अलावा आप इस समय मतलब कि सर्वरस के कवियों में आप देख सकते हैं, रीत काल के जो सर्वरस विवेचक आचार्य कवि हैं, उनमें सुखदेव मिश्र हैं, याकूब खां हैं। सुखदेव मिश्र, याकूब खां उजियारे हैं, राम सिंह है, चंद्रशेखर वाजपेयी भी है। अब जैसे सुखदेव मिश्र हैं तो इनका कविता काल जो है दे दिया गया है 1633 से 1703। और जो सुख मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसाड़ो, रस रत्नाकर और श्रृंगार लता। इनमें वृत्त विचार छंद निरूपक विषयक है, आध्यात्म में जीव जगत माया के बारे में बात की गई है और शंकर के विचारों की कविता में समझाया गया उनके विचार को। और रसाड़ो और जो रस रत्नाकर है उसमें 9 रस वर्णन है तथा अन्य ग्रंथ अनुपलब्ध है। इनके अलावा जो रसाड़ो और रस रत्नाकर में श्रृंगार रस के आलम्बन, नायक नायिका भेद, त्रिविध दर्शन, सखी, द्युति, नायक, सखा, उद्दीपक, इन सारी चीजों का भेद वगैरह किया गया। अंत में रस सामग्री के तहत आने वाले व्यभिचारी भाव आदि का विवेचन है। दोनों ही ग्रंथों के विवेचन का आधार जो है भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगी है। रस रत्नाकर में जहाँ सुबोधता, स्पष्ट और संक्षेप की ओर ग्रंथकार का आग्रह रहा, वहीं रसाड़ों में संक्षेप के स्थान पर कवित्व प्रदर्शन भी रहा है। इनमें कल्पना की उड़ान भले ही ना हो, किंतु सीधे साधे बिंब कुछ इस प्रकार से अंकित किए गए हैं कि उनकी स्वाभाविकता देखते ही बनती है। रस और अलंकार के समानांतर विवेचन द्वारा रीति निरूपण की संक्षेप शैली भी अपने ढंग का है। इसके कार्य याकूब खां इस युग के आचार्यों में विशेष रूप से रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि रसभूषण के सिवाय ना तो इनका कोई ग्रंथ मिलता और न इनके जीवन वृत्त के विषय में। राय शिव प्रसाद द्वारा रचित रसभूषण पर इनके प्रभाव को देखकर इतना ही अनुमान लग पड़ता है कि 1800 से पूर्व ये सब चीजें हुई होंगी। और याकूब खां के रसभूषण में भी रस विवेचन के बारे में दिया गया है। और फिर इन लोगों ने जो है कैसे चतुर्विध दर्शन, त्रिविध द्युति, सखों और उनके कर्मों के हाव भाव का वर्णन किया है। इनमें नायक नायिका भेद संबंधी प्रकरण का विवेचन हुआ। भानुदत्त की रसमंजरी में देखने को मिलता है शेष का निरूपण। अलंकारों के विवेचन में कोयलानंदकार द्वारा उपमा से हेतु एक गृहित अलंकारों के अलावा और भी चीजों को वर्णन किया गया है। प्रत्यक्ष नामक अलंकार, विच्छेद तथा वृत्ति नामक 2 भेद सहित अनुप्रास और यमक के कुल मिला के 111 अलंकारों का भेद उपभेद किया गया है। इनके अलावा सामग्री में रसिक प्रिया, भाषा भूषण, रस राज आदि ब्रज भाषा रीति ग्रंथ को आधार बनाया गया है ना। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इन्होंने जैसे उजियारे कवि है तो रस निरूपक वाले में उजियारे कवि इनके बारे में दे दिया कि उजियारे कवि जो वृंदावन निवासी सन्नाटे ब्राह्मण नवल शाह के पुत्र थे, 1782 के आसपास जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका की रचना की। रस चंद्रिका में भी 16 और जुगल सर में 12 प्रकाशों में रस सामग्री और विभिन्न रसों का प्रायिक जैसा विवेचन हुआ। अंतर केवल इतना है कि रस चंद्रिका के अंत में रसरोध शीर्षक से रस विरोधी वादों की चर्चा जुगल रस प्रकाश की अपेक्षा ज्यादा है। और विवेचन का आधार मूलतः भरत का नाट्य शास्त्र, इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। विषय को स्वच्छ, सरस, विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आचार्यों में महाराज राम सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नरवरगढ़ नरेश छत्र सिंह के पुत्र थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। कौन? राम सिंह। राम सिंह ने क्या क्या लिखा है? जुगल विलास लिखा है, रस शिरोमणि लिखा है, अलंकार दर्पण, रस निवास। इसमें जुगल विलास देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका की विलासपूर्ण दिनचर्या का वर्णन का ग्रंथ है। अलंकार दर्पण में कोयलानंद के आधार पर अलंकार विवेचन, रस शिरोमणि रसमंजरी के आधार पर रचित नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। जबकि रस निवास में रस तरंगड़ी, रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रसिक प्रिया आदि के आधार पर नायक नायिका भेद के अतिरिक्त रस सामग्री और विभिन्न रसों के वर्णन के साथ रसभाव, अलंकार, संबंध, रस विरोध, रसाभास, रस सबलता, ये सभी भी है। और कौन सा? जैसे लक्षण संबंधी दोषों से सावधान और लक्ष्य के लिए अनिवार्य गुणों के निर्वाह के निमित्त सचेष्ट होकर शास्त्र ने स्वच्छ विवेचन किया गया। ऐसे ही चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, उनका नाम भी विशेष आदर के साथ लिया जाता है। जैसे चंद्रशेखर वाजपेयी, इनके ग्रंथों में आपको हमीरहट, नक्शी के वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताचक, माधवी वसंत,
हरिमान रास विलास, रसिक विनोद आदि देखने को मिलता है। रसिक विनोद में आपको नौरस का विवेचन, इनकी रचना पटियाला नरेश महाराज नरेंद्र सिंह के आश्रय में हुआ। इसमें श्रृंगार रस के आलम्बन रूप, नायक नायिका भेद, चतुर्विध दर्शन, उद्दीपन भाव, ये सभी देखने को मिलता है ना। तो ये सभी, और जैसे आपने अभी तक इन कवियों का जिक्र किया है, ऐसे ही समझिए कि आपको आगे जो है श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए श्रृंगार रस में कौन कौन से हैं, फिर नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि के बारे में दिया है। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अलंकार निरूपक रीति कवि कौन कौन से हैं। तो अलंकार में भी आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको कराएंगे, थोड़ा सा समझ विकसित करके चलना है, जो भी एक दो पार्ट में बनेगा, लेकिन आपका रीतिकाल अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे पहली बार आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।